हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज से मैं आप लोगों को कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का जो है प्रश्नोत्तर रूप में अध्ययन कराऊंगा। और इस क्लास में हम लोग जो है कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की हर पुस्तकों के प्रत्येक चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से आपके सामने प्रश्न के रूप में, उत्तर के रूप में करवाऊंगा। और इन प्रश्नों को करने के बाद आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और इनके माध्यम से आपका जो रिवीजन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये क्लास देखिए, आज की आप लोगों की सोशल साइंस की क्लास 10 की पहली क्लास है। बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप एक बार सोशल साइंस की क्लासेस भी करवा दीजिए, आप इसको जो है मैराथन में या फिर वन शॉट टाइप में करा दीजिए। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, वन शॉट या मैराथन से अच्छा क्या होगा कि प्रश्नोत्तर रूप में कराया जाए, क्योंकि प्रश्नोत्तर रूप में कराने से क्या होगा कि आप लोग जो भी पुस्तक में पढ़े होंगे टॉपिक, जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ों को आपके सामने मैं क्या करूँगा कि प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत करूँगा, जिससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके जिस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, उनसे किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और देखा जाए कि आपका जो है सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है और उसको आपको कैसे लिखना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को देखिए भूगोल विषय के प्रश्नों का अध्ययन कराना शुरू करूंगा और इसी तरीके से हम लोग और भी विषयों के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे भूगोल का कर लिया जाएगा, उसके बाद इतिहास का किया जाएगा, उसके बाद राजनीति शास्त्र का किया जाएगा और उसके बाद अर्थशास्त्र का किया जाएगा। आपके देखिए सोशल साइंस में क्लास 10 में टोटल चारों विषयों को मिलाकर 22 चैप्टर दिए गए हैं। तो इस तरीके से अगर एक एक क्लास में हम लोग एक एक क्लास के प्रश्नों को करेंगे तो उसमें आपका 22 दिन लगेगा। तो इन 22 दिनों में मैं आप लोगों को आपकी पूरी एनसीईआरटी क्लास 10 की सोशल साइंस की बुक का अध्ययन करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप अपने एग्जाम से 1 महीने पहले ही इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आप लोगों के एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो अभी देखिए आज जो है तारीख है 23 तारीख, तो 23 नवंबर के बाद आपके पास देखिए अभी पूरा दिसंबर बचा हुआ है, पूरा जनवरी बचा हुआ है, उसके बाद आपका फरवरी में एग्जाम है। तो अगर देखा जाए तो लगभग आपके पास 2.5 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। तो मैं आपकी जो क्लासेस हैं ये 22 दिन में ही करा दूंगा। उसके बाद 1-2 क्लासेस में मैं आप लोगों को किस तरीके से मैप के क्वेश्चन को किया जाता है वो बता दूंगा। और अगर टाइम बचेगा तो मैं आप लोगों को इस चैप्टरों से संबंधित जो MCQ टाइप क्वेश्चन हैं उनको भी कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में 40 नंबर के, उनको मैं कराने का प्रयास करता हूं। क्योंकि देखिए आप लोग का जो MCQ वाला क्वेश्चन है, इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को करने से ही वो ज़्यादातर कवर हो जाएगा। और जो रहा मैप का क्वेश्चन, तो उसके लिए मैं 1-2 क्लासेस आप लोग के लिए करवा दूंगा। और मैप वाले में मैं ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को आप अगर कर लेंगे तो आप अपने मैप के क्वेश्चंस को 10 में से 8 या 9 तो सही कर ही लेंगे। अगर अच्छे तरह से तैयारी करेंगे तो आप 10 में 10 कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले भूगोल के प्रश्नों को शुरू किया जाए। अब भूगोल का देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, संसाधन एवं विकास। यानी इसमें हमको संसाधन और विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको देखना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, आज से हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10। इसमें हम लोग जो है सबसे पहले भूगोल विषय के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और देखिए इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न आपको इस चैप्टर से किस तरीके से पूछे जाते हैं। इन लघु उत्तर प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम लोग दीर्घ उत्तर यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि आपके इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखिए पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन क्या है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो उसको देखिए उत्तर क्या देंगे कि वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होती हैं और जिनका उपयोग किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अब इसमें देखिए आप उसका उदाहरण देंगे, जैसे जल, मृदा, खनिज, वन, पशु, मानव इत्यादि।
तो इस तरीके से आप जब उत्तर लिखेंगे तो अगर प्रश्न 2 नंबर का पूछा जा रहा है तो आपको, अगर आपने राइटिंग में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, कहीं कुछ कट पिट नहीं किया है, तो आपको 2 नंबर मिल जाए। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संसाधनों के कितने प्रकार हैं, यानी संसाधन को किस तरीके से बांटा गया है, उनका कैसे वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए संसाधनों के वर्गीकरण को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है आपका 4 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो देखिए संसाधनों का वर्गीकरण पहला है उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे देखिए इनको 2 भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। जैविक में उदाहरण में जैसे मनुष्य, पशु और वनस्पति। अजैविक में देखिए धातु, चट्टाने और जल। उसी प्रकार से देखिए नवीकरणीय के आधार पर पहला है देखिए नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय, जिसमें देखिए नवीकरणीय में क्या है, सूर्य की ऊर्जा, जल और वन। अनवीकरणीय में देखिए क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और खनिज। उसी प्रकार से देखिए स्वामित्व के आधार पर इनको देखिए कई भागों में बांटा गया, जैसे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसी प्रकार से देखिए विकास के स्तर के आधार पर भी इनको कई भागों में बांटा गया, जैसे देखिए संभावित, विकसित और भंडार, आरक्षित। तो इस तरीके से अगर आप इनको 4 भागों में बांटकर और इनके नाम को लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद देखिए इस चैप्टर से एक ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संभावित और विकसित संसाधनों में क्या डिफरेंस है। तो इसमें देखिए मेनली 2 डिफरेंस अगर आप लिखेंगे तो देखिए आपको 2 नंबर या 4 नंबर का अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको नंबर मिलेगा। जैसे देखिए कॉलम बना के संभावित और विकसित संसाधन। तो संभावित संसाधन क्या है कि वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। और विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। तो उदाहरण दे देंगे जैसे राजस्थान की पवन ऊर्जा, इसका देखिए क्या है कि अभी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं किया गया है, ये इसीलिए संभावित में है। और विकसित संसाधन में देखिए गुजरात का जो पेट्रोलियम है वो देखिए विकसित संसाधन है और उसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भारत के प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं। तो भारत के देखिए प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं, भूमि, मृदा, जल, वन, खनिज, पशुधन और मानव संसाधन। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न इसमें देखिए क्या पूछा जा सकता है कि संसाधनों का सतत विकास क्या है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है संसाधनों के अर्थ में। तो देखिए सतत विकास का अर्थ क्या होता है कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे और आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बगैर, यानी अपनी जरूरतों को भी पूरा करे और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी ख्याल रखे। तो इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है, संसाधनों का सतत विकास। जैसे उदाहरण के लिए देखिए भूजल का सीमित उपयोग, पेड़ लगाना, पुनर्चक्रण इत्यादि, ये सब क्या आता है संसाधनों के सतत विकास में। क्योंकि देखिए भूमि जल का सतत सही से उपयोग करेंगे तो अन्य लोगों के भी काम आएगा, पेड़ को लगाएंगे तो पेड़ आपकी जरूरतों की भी पूर्ति करेंगे और आने वाली पीढ़ियों की भी। पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग करेंगे, अगर कोई सामान यूज कर रहे हैं आप उसको क्या करिए पुनर्चक्रित कर दीजिए, रिसाइकल कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या होता है, संसाधन विकास की आवश्यकता क्यों, यानी संसाधनों की विकास की आवश्यकता किस लिए। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि संसाधन विकास की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पहला क्या लिखेंगे कि संसाधनों का समान वितरण नहीं है, इसलिए संसाधनों की विकास की आवश्यकता है। दूसरा क्या है कि उनके दोहन से असमानता और प्रदूषण फैल रहा है, यानी बहुत से लोग इनका अत्यधिक दोहन कर रहे हैं तो प्रदूषण फैला रहे हैं। और संसाधन देखिए हर जगह एक जैसे नहीं वितरित है, कहीं संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में है तो कहीं न की मात्रा है, तो इसीलिए इनका वितरण असमान है। इसके अलावा देखिए विकासशील देशों में संसाधन का उपयोग कम है, यानी जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, यहाँ पर संसाधनों का उपयोग क्या है कम किया जाता है, जबकि जो विकसित देश हैं वहाँ संसाधनों का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो इस तरीके से संसाधन के विकास की आवश्यकता है। फिर उसके बाद देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा जा सकता है कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, या संसाधन नियोजन क्या है, या रिसोर्स प्लानिंग किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि संसाधनों का वैज्ञानिक, उचित और समान उपयोग करने की जो प्रक्रिया है उसी को संसाधन नियोजन कहा जाता है। जो संसाधन है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वैज्ञानिक तरीके से, उचित तरीके से और समान उपयोग, यानी हर लोगों को इस तरीके से उपयोग करना है कि वो सभी की जरूरतों को पूरा कर सके। इसके देखिए 3 चरण होते हैं। पहला क्या होता है कि संसाधनों की पहचान और सूचीकरण, यानी जहां पर जो संसाधन पाए जाते हैं पहले उसको पहचानिए, फिर उसको लिस्ट बनाइए, उसको सूचीकरण करिए। उसके बाद फिर देखिए विकास की योजनाओं का निर्माण करना
और तीसरा चरण क्या होता है कि उचित तकनीक के द्वारा उनका दोहन करना। तो इस तरीके से जो संसाधन है उसका नियोजन किया जा सकता है। ठीक, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक, यानी संसाधनों का नियोजन क्यों करना जरूरी है। तो देखिए उत्तर क्या होगा कि भारत में संसाधनों का वितरण जो है असमान है, यानी हर जगह एक ही प्रकार के संसाधन नहीं पाए जाते हैं, कहीं कम पाए जाते हैं तो कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं बिल्कुल नहीं पाए जाते। तो इससे देखिए समस्या हो सकती है, तो इसलिए इनका नियोजन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे देखिए पहला कि राजस्थान में जल की कमी है परंतु सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में। देखिए राजस्थान में क्या है कि जल का अभाव है, लेकिन वहाँ सौर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। उसी प्रकार से देखिए झारखंड में खनिज अधिक हैं परंतु औद्योगिक ढांचा कम है। झारखंड में देखिए खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल जो है वहाँ पर बेल्ट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए संसाधन नियोजन आवश्यक है ताकि क्षेत्रीय असमानता घटे। संसाधनों का नियोजन करेंगे तो जो क्षेत्रीय रूप से असमानता है वो कम हो जाएगी और लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल जाएगा, उनका जीवन जो है सही से व्यतीत होने लगेगा और उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के क्या परिणाम, यानी संसाधनों का जो अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया जाएगा, उनका खर्च किया जाएगा, तो इससे क्या परिणाम होगा। तो पहला परिणाम क्या होगा कि पर्यावरण को नुकसान होगा, पर्यावरणीय ह्रास होगा। दूसरा क्या होगा, मृदा का अपरदन होगा, मिट्टी का जो है कटाव होगा, मिट्टी का क्षरण होगा। तीसरा देखिए समस्या क्या होगी, जल और वायु प्रदूषण फैलेगा, जैव विविधता में कमी आएगी। पांचवा क्या होगा कि वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी। तो ये देखिए अंधाधुंध दोहन के परिणाम है। उसके बाद फिर देखिए संसाधनों से संबंधित महात्मा गांधी जी ने भी अपना एक मत दिया था। तो कभी कभी मान लीजिए अगर पूछ लिया भी जाए या नहीं भी पूछता है तो आप किसी बड़े प्रश्न में इसको उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, तो आपका प्रश्न का जो उत्तर होगा बेहतर माना जाएगा। जैसे देखिए गांधी जी ने क्या कहा था कि पृथ्वी में सबकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त संसाधन है पर किसी एक व्यक्ति के लोभ के लिए नहीं। यानी उन्होंने कहा था कि हमारी इस धरती के पास, पृथ्वी के पास इतने संसाधन हैं जिससे सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन ये संसाधन किसी एक लालची लोभी व्यक्ति के लिए कम हो सकते हैं। तो इन्होंने संसाधनों के संतुलित उपयोग पर बल दिया। यानी इन्होंने इस बात को किस लिए कहा था, इन्होंने इसलिए कहा था कि अगर संतुलित रूप से उपयोग किया जाए तो जो हमारी धरती के ऊपर या धरती पर जितने भी संसाधन है वो सभी के लिए पर्याप्त है। ठीक, अब देखिए इतने 10 प्रश्न हम लोगों ने शॉर्ट आंसर में किया। अब देखिए इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को कैसे आप करेंगे और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में भूमि संसाधनों का वितरण वर्णन करिए, यानी अपने देश में जो भूमि है वो किस तरीके से वितरित है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे आप कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है लगभग 3,28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसको देखिए 3,32,000, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, या फिर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं। शॉर्टकट में लिखेंगे तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, अब पूरा अगर लिखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आज जो ये क्षेत्रफल है तो इसका देखिए किस तरीके से उपयोग है। इसमें जो कृषि भूमि है वो 43% है, वन क्षेत्र जो है 22% है, अस्थायी चरागाह और झाड़ियाँ 4% है, बंजर भूमि जो है 8% है और अन्य उपयोग की जो भूमि है वो 23% है। तो आप इसको इस तरीके से देखिए सर्कल बनाकर और बेहतर तरीके से अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं। जैसे जैसे इसका परसेंटेज है उस तरीके से आप इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं कि किस किस क्षेत्र का परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर आप उतना उतना परसेंटेज लिख देंगे। जैसे कृषि भूमि है तो सबसे बड़ा जो चाप होगा उसको 43% करेंगे। उसी तरीके से वन क्षेत्र जो है इसको 22% करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, वन क्षेत्र, यहाँ पर देखिए कृषि भूमि। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर जो है बहुत अच्छा माना जाएगा और आपको अच्छी नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसमें लिखेंगे कि भूमि उपयोग जो है क्षेत्रवार अलग अलग है। जैसे देखिए पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर वनों का प्रभुत्व है, मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ कृषि प्रमुख रूप से की जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वहाँ बंजर भूमि अधिक है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है कि भूमि उपयोग पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक बताइए। यानी भूमि के उपयोग पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि भौतिक कारक। भौतिक कारक जैसे स्थलाकृति, जलवायु और मृदा। और दूसरा कारक क्या है, मानव कारक। मानव कारक में जैसे देखिए जनसंख्या घनत्व,
तकनीकी का स्तर और सांस्कृतिक परंपरा। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। जैसे अपने देश में जो स्थलाकृतियां हैं, भू आकृतियां हैं, एक जैसे नहीं है, कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है तो कहीं मैदान है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, भूमि का उपयोग प्रभावित होता है। जलवायु की वजह से हमारे देश में जो है भूमि का उपयोग प्रभावित होता है। भारत में देखिए, कहीं उष्णकटिबंधीय जलवायु है तो कहीं उपोष्णकटिबंधीय है, कहीं समशीतोष्ण है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में लिखेंगे। फिर मिट्टी का प्रकार भी देखिए, अपने देश में हर जगह एक जैसा नहीं है, तो इसके वजह से भी देखिए क्या है, भूमि का उपयोग प्रभावित होता है। फिर जनसंख्या का घनत्व भी देखिए, अपने देश में हर जगह एक समान नहीं है। जो मैदानी भाग है, जो नदी घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भूमि का उपयोग भी वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। भूमि की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। उसके बाद तकनीकी स्तर जो है वो बताएंगे आपकी तकनीकी स्तर पर किस तरीके से जो है भूमि का उपयोग किया जा रहा है और किस तरीके से भूमि की समस्या है। और सांस्कृतिक परंपराओं की वजह से, बहुत सी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिसकी वजह से भूमि का उपयोग प्रभावित होता है। बहुत से त्यौहार हैं, बहुत सारे लोगों के धार्मिक अनुष्ठान हैं, बहुत सारे धार्मिक रीति रिवाज हैं, मंदिर मस्जिद या फिर गुरुद्वारा, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए उन जगहों को रिजर्व करके रखा जाता है, कैप्चर करके रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। ठीक, अब देखिए भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार और उनका वितरण। ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो उसका आपको ब्यौरा देना है और कौन सी मृदा किस प्रकार की है। तो जैसे देखिए सबसे पहले क्या है, जलोढ़ मृदा। ये देखिए कहाँ पे पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी में पाई जाती है। इस मिट्टी की खासियत क्या है कि यह अत्यंत ही उपजाऊ मिट्टी है। दूसरी देखिए मिट्टी क्या है, काली मृदा, जिसको ब्लैक सॉइल के नाम से जाता है। ये मिट्टी देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। इस मिट्टी का देखिए एक और नाम है जिसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी है। तो इसकी खासियत क्या होती है कि इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये मिट्टी देखिए कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। उसके बाद देखिए जो तीसरी प्रकार की मिट्टी है उसका नाम है लाल मृदा। लाल मृदा देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका कलर लाल इसलिए दिखता है कि इसमें आयरन ऑक्साइड के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लाल दिखती है। तो इस प्रकार की मिट्टी में भी देखिए जो है बहुत सारी ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो मोटे अनाज टाइप की होती हैं, तो ये इस मिट्टी में होते हैं। उसके अलावा देखिए इस मिट्टी में काजू की खेती, मूंगफली की खेती और भी चाय, कहवा इत्यादि की खेती भी की जाती है। इसके बाद फिर देखिए जो लेटराइट मृदा है, ये देखिए कहाँ पे पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में, उड़ीसा में, असम में। ये मिट्टी देखिए वर्षा अधिक होने के कारण इसमें पोषक तत्व जो है धुल जाते हैं, तो इसके वजह से इसका जो कलर है हल्का लाल या पीला कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ नहीं होती है, बहुत कम उपजाऊ होती है, लेकिन इसमें जो है विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का उपयोग करके जो है फसलों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद फिर देखिए अगली मृदा है मरुस्थली मृदा। ये मृदा देखिए राजस्थान, हरियाणा के क्षेत्रों में पाई जाती है और इस मिट्टी में देखिए जो है क्षारीयता बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी का कम उपजाऊ होती है। तो इसमें इसलिए मोटे अनाज या सिंचाई का उपयोग करके कुछ अन्य चीज़ों को भी उपजाया जाता है। इसमें जो है वो रासायनिक उर्वरकों इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद फिर देखिए अगला है मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रकार बताइए। मृदा अपरदन किस तरीके से होता है। तो मृदा अपरदन सबसे पहले क्या है कि जब जल और वायु द्वारा मिट्टी की या मृदा के ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन। यानी जब पानी ज़्यादा भरने की वजह से या पानी ज़्यादा बरसने की वजह से मिट्टी की जो ऊपर का उपजाऊ वाला हिस्सा होता है वो बह जाता है, या बहुत तेज हवा चलने की वजह से वो उड़ जाता है, तो उसकी जो ऊपरी परत है वो हट जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन। इसका देखिए प्रकार क्या है, पानी से अपरदन और दूसरा क्या है, हवा से अपरदन। पानी से अपरदन कैसे होता है, सीट, रील या गली अपरदन। और हवा से अपरदन कैसा होता है, रेत के रूप में उड़ना और टीलों का बनना। तो इस तरीके से मृदा अपरदन का प्रकार है। फिर देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए, यानी मृदा को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, मृदा को कैसे नष्ट होने से, अपरदित होने से बचाया जा सकता है। तो पहला उपाय आप लिखेंगे वृक्षारोपण। इसमें लिखेंगे कि वृक्षों को लगाने से विभिन्न प्रकार के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होता है कि भूमि का कटान रुकता है। वृक्ष जो है बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन को रोकते हैं, भूमि क्षरण को रोकते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बहुत ही उपयोगी होते हैं। दूसरा क्या है, समोच्च जुताई, कंटर प्लानिंग। समोच्च जुताई करने से क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो भूमि का कटाव होता है, मृदा अपरदन जो होता है वो कम होता है। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी का कटाव है वो रुक जाता है। फिर उसके बाद देखिए सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती भी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। इससे भी देखिए बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन और जो है भूमि क्षरण में सहायता मिलती है। इसके बाद देखिए पवन रोधक वृक्षारोपण।
इस तरीके से वृक्षारोपण किया जाए जो हवाओं को रोके, मिट्टी को उड़ाने से बचाएं, तो इस तरीके से किया जाता है। फिर उसके बाद जल का संचयन करना चाहिए। जल संचयन करने से क्या होगा कि मृदा संरक्षण जो है बेहतर तरीके से हो पाएगा और जल का नुकसान नहीं होगा, मिट्टी का जो ऊपरी परत है वो बहकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के मृदा संरक्षण के उपाय लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए सतत विकास के सिद्धांत क्या है, सतत विकास किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए सतत विकास के लिए क्या जरूरी है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया, यानी जो भी संसाधन है उसको बेहतर तरीके से सोच समझकर उपयोग किया जाए। दूसरा क्या है इसका सिद्धांत कि पर्यावरण की सुरक्षा की जाए, पर्यावरण को नुकसान न होने दिया जाए, पर्यावरण को बचाया जाए, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। फिर उसके बाद देखिए पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, यानी ऐसे खनिज पदार्थों का, ऐसी फसलों का, ऐसे संसाधनों का उपयोग किया जाए जिनको पुनर्चक्रित किया जाए यूज करने के बाद। जैसे पेड़ पौधे अगर आपको जरूरत है, आप काट रहे हो, तो फिर दूसरे पेड़ पौधों को लगाइए। जितना आप काट रहे हैं उससे ज़्यादा मात्रा में इनको लगाएंगे, तब जाके क्या होगा कि इनका पुनर्चक्रण होगा और फिर से उनको उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। जो कुछ भी संसाधन आपके पास मौजूद हैं, तो उन संसाधनों का इस तरीके से आप उपयोग न करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए न बचे रहें, बल्कि उनको संतुलित रूप से उपयोग करें। तो ये हो जाएगा संसाधनों का संरक्षण। और अगला क्या होगा, प्रदूषण को नियंत्रण, यानी प्रदूषण बहुत कम कर दें, प्रदूषण ना करें, जितना हो सके पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, जिससे क्या होगा कि सतत विकास जो है लाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछ सकता है भारत में भूमि संसाधनों से जुड़ी समस्याएं क्या है, यानी भूमि संसाधनों से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं, किस वजह से भूमि संसाधन प्रभावित हो रहे हैं, इसमें कमी आ रही। तो सबसे पहला देखिए समस्या है मृदा का अपरदन, दूसरा है जल भराव, तीसरा है लवणीयता या क्षारीयता, चौथा है वनों की कटाई और पांचवा है मरुस्थलीकरण। यानी इन सारी चीजों की वजह से भूमि से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती। ठीक, इसके अलावा देखिए कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे अतिरिक्त महत्वपूर्ण में क्या है कि सतत विकास की दिशा में भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। तो सतत विकास की दिशा में भारत सरकार के द्वारा देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया, राष्ट्रीय वन नीति 1988 लाई गई, जल और मृदा संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन दिया गया। आप भी देखिए, आप लोग देखते होंगे कि अपने देश में सरकार के द्वारा सौर ऊर्जा के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए देखिए सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। सरकार कह रही है कि आप लोग सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। आप लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार की गाड़ियों में सीएनजी वगैरह का उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन से चलने वाली भी गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए की जा रही है। ठीक, देखिए एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि भंडार और आरक्षित संसाधनों में अंतर बताइए। तो देखिए भंडार यानी स्टॉक और आरक्षित मतलब रिजर्व। तो जिन संसाधनों का हम उपयोग करना जानते हैं पर उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, भंडार। जैसे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है कि इसको भविष्य का संसाधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से देखिए किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है और इसके जलने से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा या एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए क्या है, ये भंडार के स्टॉक के रूप में देखा जाता है। आरक्षित का मतलब क्या होता है कि जिन संसाधनों का भविष्य में उपयोग करने की योजना है, जैसे जंगलों में लकड़ियां। ठीक, ये दोनों हो गए भंडार और स्टॉक में आरक्षित में अंतर। फिर उसके बाद देखिए पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 देखिए क्या है कि ये दोनों शब्द जो है पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से संबंधित हैं। पृथ्वी सम्मेलन में बारे में देख लीजिए कि पृथ्वी सम्मेलन देखिए 1992 ईस्वी में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसे किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसको शॉर्टकट में UNCED कहा जाता है, इसके द्वारा आयोजित किया गया था। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए पर्यावरण का संरक्षण करना और सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित करना। उसी प्रकार से देखिए जो एजेंडा 21 है, ये देखिए क्या था, यह पृथ्वी सम्मेलन में यानी इसी सम्मेलन में अपनाई गई एक वैश्विक कार्य योजना है जिसमें 21वीं सदी में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक विकास को सतत बनाने के उपाय बताए गए। तो ये दोनों भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, क्लब ऑफ रोम क्या है? तो क्लब ऑफ रोम देखिए क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन यानी
नॉन गौर जो है गवर्नमेंट वो है ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है कि वैश्विक समस्याओं जैसे जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, आर्थिक असमानता और सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन और समाधान खोजना। इसके द्वारा देखिए एक रिपोर्ट जारी की जाती है जो प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, लिमिट्स टू ग्रोथ 1972, जिसमें पृथ्वी की सीमित संसाधनों के अत्यधिक दोहन के खतरों की चेतावनी दी गई। तो इस तरीके से देखिए आपके इस चैप्टर में इतने सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अगर इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे इनको लिखा जाए, तो आपका इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसको आसानी से लिख लेंगे और आप उसमें बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए ये आपका जो चैप्टर पहला था ये समाप्त हुआ मेरी तरफ से, और मैंने अपने तरीके से इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकने वाले थे उनको आपको जो है अध्ययन करा दिया। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नज़र आती है, कोई डाउट नजर हो लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आप लोगों को फिर से समझाने का प्रयास करूँगा अगली क्लास में, तो जिससे क्या होगा कि आपका ये चीज़ और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।